टैक्सी जैसे मुंबई के ट्रैफिक में फंसकर कराह रही थी। मुंबई का ट्रैफिक किसी जकड़न से कम नहीं था। क्या हम कभी एयरपोर्ट पहुंचेंगे? जोसेफ बेसब्री से अपने पैर पटक रहा था। हर गुजरते मिनट के साथ उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसके बगल में रोजी अपनी सीट पर बेचैन हो रही थी। उसकी बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। क्या हम एयरपोर्ट पहुंचेंगे? जोसेफ ने अपनी घड़ी देखी। उनकी फ्लाइट 3 घंटे में उड़ान भरने वाली थी। हमें तो पहुंचना ही होगा। उसने खिड़की थोड़ी सी नीचे की, जैसे किसी हवा का इंतजार हो, लेकिन इनाम में उसे सिर्फ गाड़ियों का धुआं और हॉर्न की आवाज मिली। रोजी ने उसका हाथ थाम लिया। उसकी पकड़ मजबूत थी। जोसेफ, मुझे डर लग रहा है, हमारी फ्लाइट छूट जाएगी। जोसेफ ने उसका हाथ दबाते हुए उसे भरोसा दिलाया। चिंता मत करो जानू, हम कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगे। वह ड्राइवर की तरफ मुड़ा, जिसका चेहरा किसी पत्थर की मूर्ति की तरह भावहीन था। क्या कोई जल्दी पहुंचने का रास्ता नहीं है? उसकी आवाज में बेबसी साफ झलक रही थी। ड्राइवर, जो अब तक चुप था, उसने अपना सिर थोड़ा घुमाया। उसकी आंखों में एक चमक थी। एक और रास्ता है, पुराने नासिक हाईवे का शॉर्टकट, लेकिन हमें अभी निकलना होगा और जीपीएस बंद करना होगा। रोजी की आंखें चौड़ी हो गईं। पुराना नासिक हाईवे, लेकिन क्या वह खतरनाक नहीं है, खासकर रात में? ड्राइवर चुप रहा। उसकी नजर आगे सड़क पर थी, या यूं कहें कि सड़क की कमी पर। हालांकि जोसेफ को ड्राइवर के ऑनफर में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। तुम्हें क्या लगता है? उसकी आवाज में उत्साह और घबराहट दोनों थे। रोजी झिझकी। उसे अपने डर और अपनी फ्लाइट मिस करने के डर के बीच फैसला करना था। उसने ड्राइवर के भावहीन चेहरे और जोसेफ के आशावान चेहरे को देखा। अंत में उसने एक लंबी सांस छोड़ी। ठीक है, चलो करते हैं। जैसे ही ट्रैफिक थोड़ा आगे बढ़ा, ड्राइवर ने तेजी से गाड़ी को मोड़ते हुए एक साइड लेन पर डाल दिया। जीपीएस, जिसकी आवाज अब बंद हो चुकी थी, डैशबोर्ड पर चुपचाप पड़ा था। जैसे ही टैक्सी सुनसान हाईवे पर दौड़ी, घड़ी ने रात के 12 बजने का संकेत दिया। शहर का शोर अब धीमा हो गया था। उसकी जगह अब सिर्फ इंजन की आवाज और कभी कभी उल्लू की आवाज आ रही थी। रोजी अपनी शुरुआती घबराहट के बावजूद सो गई थी। उसका सिर खिड़की से लगा हुआ था। हालांकि जोसेफ को एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसने रियरव्यू मिरर में ड्राइवर की आंखों को देखा। उसकी आंखें ठंडी और रहस्यमय थीं। हर बार ड्राइवर अपनी नजरें चुरा लेता, लेकिन इससे पहले कि जोसेफ यह देख पाता कि वह रोजी को कितनी गौर से देख रहा था, उसने खुद को यह एहसास दबाने की कोशिश की कि उसे देखा जा रहा है। उसने अपना ध्यान बाहर के नजारों पर केंद्रित करने की कोशिश की। हाईवे स्ट्रीट लाइट की धुंधली रोशनी में नहाया हुआ था। लाइटें खुद भी अजीब तरह से टिमटिमा रही थीं, जिससे लंबी डरावनी परछाइयां बन रही थीं। जोसेफ ने रेडियो चालू कर दिया, लेकिन उसे सिर्फ पुराने हिंदी गाने और बेकार की आवाजें ही मिली। घंटों बाद टैक्सी अचानक रुक गई। रोजी अचानक उठ गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या हुआ? हम कहाँ हैं? लेकिन उसके सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। इंजन बंद था, हेडलाइट बंद थी और ड्राइवर की सीट खाली थी। रोजी घबरा गई। जोसेफ, जोसेफ, तुम कहाँ हो? लेकिन कोई जवाब नहीं था। वह अकेली थी। कार एक घने जंगल के बीच में खड़ी थी। बाहर का अंधेरा घना था। हवा में गीली मिट्टी और किसी और चीज की गंध थी, कुछ धातु जैसी और अजीब तरह से मीठी। रोजी ने अपना फोन ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी। वह फंस गई थी, अकेली। सिर्फ खामोशी और जंगल की डरावनी परछाइयां उसकी साथी थी। डर तेज और ठंडा उसे अपनी गिरफ्त में लेने लगा था। जोसेफ कहां था और वह ड्राइवर कौन था? जैसे ही रोजी ने अंधेरे जंगल में देखा, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा है, कुछ पुराना और बुरा जो परछाइयों में छिपा हुआ है। रोजी धीरे से साए से बाहर निकली। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। दिल की धड़कनें मानो कानों में गूंज रही थीं। हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक एक ठंडा हाथ उसके कंधे पर पड़ेढ़ा। वह सिहर उठी, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को छू लिया हो। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई। चीख उसके होंठों पर जम गई। वह चाहकर भी आवाज नहीं निकाल पा रही थी। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं। पीछे मुड्डी तो एक भयानक महिला खड्डी थी। उसकी उपस्थिति इतनी भयानक थी कि रोजी की टांगें कांपने लगीं। सफेद साड़ी, बिखरे बाल और एक अजीब सी चमक उसकी आंखों में थी, और आंखें जो अंगारों सी जल रही थीं।
उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो सीधे रोजी की आत्मा में उतर रही थी। तुम कहाँ जा रही हो? उसकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी जो रोजी के कानों में गूंज रही थी। महिला की आवाज फुसफुसाहट जैसी थी, लेकिन तेज गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह आवाज हर दिशा से आ रही हो, लेकिन तेज गूंज रही थी। रोजी ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कोई और नहीं था। रोजी डर के मारे पीछे हटी। उसकी टांगें कांप रही थीं और वह मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। उसका गला सूख गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आवाज कहीं खो गई हो। शब्द नहीं निकल रहे थे। उसकी होंठ कांप रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। जवाब दो। उसकी आवाज में एक अजीब सी कठोरता थी जो रोजी को और भी डरा रही थी। महिला एक कदम और बढ़ी। उसकी चाल में एक अजीब सी धीमी गति थी, जैसे वह हवा में तैर रही हो। उसकी परछाई रोजी पर मंडराने लगी। रोजी ने महसूस किया कि वह अब पूरी तरह से उस भयानक महिला के कब्जे में थी। तभी यूसुफ और ड्राइवर चाय लिए लौट आए। वे दोनों हंसते हुए बातें कर रहे थे, जैसे कि कोई पुरानी यादें ताजा कर रहे हो। ड्राइवर के हाथ में एक थर्मस और 2 कप थे। यूसुफ ने चारों ओर देखा और महसूस किया कि कुछ तो अजीब है। क्या हुआ? यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? यूसुफ ने रोजी को डरा हुआ देख पूछा। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। रोजी ने कांपते हाथों से महिला की तरफ इशारा किया। उसकी उंगलियां थरथरा रही थीं, लेकिन वहां कोई नहीं था। यूसुफ ने उस दिशा में ध्यान से देखा। वो औरत, मैंने उसे यहीं देखा था। रोजी हांफने लगी। उसकी सांसें तेज हो गईं और चेहरा पसीने से तर हो गया। यूसुफ ने उसे ढाढ़स बंधाया। उसने रोजी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, सब ठीक हो जाएगा। तुम थकी हुई हो रोजी? आओ चाय पी लो, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। रोजी ने डरते हुए चाय की चुस्की ली। उसकी आंखों में अभी भी डर था, लेकिन यूसुफ के साथ होने से उसे थोड़ी राहत मिली। ये चाय खाना तो पहले कभी नहीं देखा, ड्राइवर बोला। यूसुफ ने भी गौर किया। सड़क सुनसान थी। सिर्फ एक छोटी सी झोपड़ी थी जहां से उन्होंने चाय खरीदी थी। शायद नया खुला होगा। गाड़ी फिर से चल पड़ी। रोजी खिड़की से बाहर देख रही थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। गाड़ी में एक अजीब सी गंध फैल गई थी। धुंधलके में पेड़ों की परछाई राक्षसों जैसे नाच रही थी। गाड़ी की हेडलाइट्स धुंध में खो जाती थी और हर मोड़ पर ऐसा लगता था जैसे कोई अनजाना खतरा सामने आ जाएगा। ड्राइवर की सीट पर बैठे व्यक्ति के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। उसकी आंखें बार बार रियर व्यू मिरर में देख रही थीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति का आभास हो रहा हो। हर आहट पर डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे घूर रहा है। दिल की धड़कन तेज हो गई है और हाथों में पसीना आ गया है। गाड़ी की खिड़कियों पर पड़ी ढहती परछाइयां और भी डरावनी लग रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई छुपकर देख रहा हो हर कोने से। पीछे मुड़कर देखा तो पीछे की सीट खाली थी। फिर भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके साथ बैठा है। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने फिर से रियर व्यू मिरर में देखा। मिरर में कुछ भी नहीं था, लेकिन उस खालीपन में भी एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। ठंडी हवा, ये ठंडी हवा मेरे गालों को छूकर क्यों गुजर रही है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे कानों में फुसफुसाया हो। हर झोंके के साथ एक नई सिहरन हो रही है। ये सफर कब खत्म होगा? क्या मैं इस डर से बाहर निकल पाऊंगा? हर पल एक नई चुनौती की तरह लग रहा है और हर सांस भारी हो रही है। आखिरकार उनकी गाड़ी एक होटल के सामने आकर रुकी। रोजी जल्दी से बाहर निकली। उसके पैर थक गए थे, लेकिन उससे ज्यादा वह डरी हुई थी। ये होटल तो पहली बार देख रहा हूं। यूसुफ ने भी हैरानी से इमारत को देखा। यह एक पुराना वीरान सा होटल था। खिड़कियों से पीली रोशनी बाहर झांक रही थी। मेरा दिल बेचैनी से धड़क रहा है। कुछ ठीक नहीं लग रहा। रोजी हिली। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसका सर फटा जा रहा था। दर्द असहनीय था। वो बैटल के बाथरूम के फर्श पर पड़ी थी। उसकी हालत खराब थी। वो उठी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। क्या हुआ था? उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। सब कुछ धुंधला था। क्या हो रहा है? ये सब कैसे हुआ? उसने आईने में देखा। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। वो पुराना और धुंधला था, जैसे किसी ने उसे छुआ ही न भी। उस पर अजीब से निशान थे, खरोंच, गहरे और डरावने,
जैसे किसी पंजे के, और कुछ और भी, खून, ताजा खून। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये सच नहीं हो सकता, ये सपना है। रोजी की सांसें अटक गई। उसकी आंखों में डर था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, जैसे अभी फट जाएगा। डर ठंडा और तेज उसके अंदर समा गया। उसकी रूह कांप उठी। ये सही नहीं था, ये सामान्य नहीं था, कुछ बहुत गलत था। उसे यहां से जाना बेगा, अभी, और कहीं छुपना बेगा। मुझे यहाँ से जाना बेगा अभी, इससे पहले कि कुछ और भी। रोजी लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ी हुई। उसके कदम डगमगा रहे थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ रखा भी। उसे चक्कर आ रहे थे, वो दिशाहीन महसूस कर रही थी। हर दिशा में उसे सिर्फ धुंधला सा दिख रहा था। उसने फिर से आईने में देखा। आईना उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखा रहा था। खरोंचें और बियाच गई थी। आईने की सतह पर गहरे निशान उभर आए थे। वो अब गहरी थी और भी खतरनाक, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें बनाया बी। खून फैला हुआ था, जैसे किसी ने उसे पोंछने की कोशिश की भी। खून की बूंदें अब भी ताजा लग रही थी। ये हो नहीं सकता, ये सब क्या हो रहा है? समय जैसे मुड़ गया भी। हर चीज बदल रही थी, जैसे किसी और दुनिया में पहुंच गए वे। एक पल तो वो धीमा था, सुस्त, जैसे समय ने अपनी गति खो दी भी। अगले ही पल वो तेजी से आगे बढ़ रहा था, एक ऐसी तेज धारा जिसे वो नियंत्रित नहीं कर सकती थी। सब कुछ बेकाबू हो गया था। आईने में उसका अक्स अब उसे अपना नहीं लग रहा था। वो अजनबी सा दिख रहा था। वो बदल रहा था, किसी और चीज में बदल रहा था, जैसे कोई और चेहरा उभर रहा भी। मेरे साथ क्या हो रहा है? ये सब कैसे हो सकता है? और फिर उसने उसे देखा, जंगल वाली औरत को, आईने में रोजी के पीछे खड़ी। उसकी आंखें खोखली और काली घूर रही थीं। उसकी त्वचा बिल्कुल पीली थी। उसके बैंठे खामोश गुस्से में पीछे खींचे हुए थे। नहीं नहीं, तुम नहीं हो सकती। रोजी चिल्लाई, नॉट। वो सांस नहीं ले पा रही थी। उसे अपनी गर्दन के पीछे एक तेज दर्द महसूस हुआ। पंजे उसकी त्वचा में गड़ गए। एक भयानक गुर्राहट हवा में गूंज उठी। रोजी गिर पड़ी। अंधेरा छा गया। तुम बच नहीं सकती। बीटल के कमरे का दरवाजा खुला। दरवाजे की चरमराहट ने एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी। जोसेफ अंदर दौड़ा। वो अचानक रुक गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक लिया भी। वो फर्श पर बेबेश पड़ी थी। उसकी हालत देखकर जोसेफ का दिल बैठ गया। उसकी गर्दन पर खरोंचें थीं, उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था। ये निशान किसी संघर्ष की गवाही दे रहे थे। जोसेफ उसके पास भागा। उसका दिल डर से भर गया। उसने जोर से चिल्लाया, यहां क्या हुआ था? रोजी! उसकी आवाज में दर्द और चिंता साफ झलक रही थी। रोजी प्लीज उठो। उसकी आवाज में बेजस्ती थी। बैटल का स्टाफ आ गया। उनके चेहरे चिंता से सिकुड़े हुए थे। उनमें शोर सुना था, संघर्ष की आवाजें। सबके मन में एक ही सवाल था, लेकिन रोजी के कमरे में किसी को आते जाते नहीं देखा था। यह बात और भी रहस्यमयी थी। पुलिस को बुलाया गया। सवाल पूछे गए। हर कोई जवाब चाहता था, लेकिन जवाब मायावी बने रहे। हर चेहरा उलझन में था। उस कमरे में रोजी के साथ क्या हुआ था? यह सवाल सबके मन में गूंज रहा था। और कौन या क्या इसके लिए जिम्मेदार था? क्या यह किसी इंसान का काम था या कुछ और? ट्रू चाई बेटल की पुरानी दीवारों के भीतर छिपे रहस्यों की तरह अंधेरी में डूबी रही। हर कोना एक नई कहानी कहता था। साहब, हम मदद बुलाते हैं, यू बस संभालो। उनकी आवाज में घबराहट थी। रहस्य गहराता गया। सबको जवाबों से ज्यादा सवालों के साथ छोड़कर हर कोई सोच में डूबा था, क्या कभी ट्रू चाई सामने आएगी? मुंबई शहर रोजी का घर था। वो एक प्यारे से फ्लैट में रहती थी जहां से समंदर दिखता था, लेकिन कुछ दिनों से उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगी थी। मुझे एक औरत दिखाई देती थी। वो हमेशा मुझे देख रही होती थी। आंखों के कोने से मैं उसकी एक खूनी झलक देख पाती थी। हर बार मेरा दिल जोर से धड़कने लगता था। मैंने ध्यान नहीं देने की कोशिश करी। मैंने खुद से कहा कि ये सब टेंशन की वजह से हो रहा है। लेकिन ये साये और भी गहरे होते गए। वो औरत पास दिखने लगी थी, साफ। उसकी आंखों में एक गहरा गम था, एक तड़प। जब भी वो औरत पास होती, रोजी की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती। मेरा व्यवहार बदलने लगा। मुझे नींद नहीं आती थी, खाना नहीं खा पाती थी। वो औरत मेरे ख्यालों में मेरा खून चूसती थी। मेरे दोस्तों ने गौर किया। वो परेशान हो गए थे।
कुछ बहुत गड़बड़ थी, मुझे मदद की जरूरत थी। रोजी की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। उसकी त्वचा पीली और ढीली हो गई, जैसे शरीर में खून बचा ही ना हो। उसकी आंखें जो कभी चमकती थीं, अब खोखली और काली हो गई थी। वो अपनी पुरानी रोजी की परछाई बन गई थी। उसके परेशान दोस्त उसे मुंबई के सबसे अच्छे डॉक्टरों के पास ले गए। उन्होंने बहुत सारे टेस्ट करवाए, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चला। कुछ ना कुछ तो होगा, हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। रोजी की हालत ने सबको हैरान कर दिया था। वो पतली होती जा रही थी, उसका शरीर कंकाल जैसा होता जा रहा था। उसके दिल में दहशत समा गई। उसके साथ क्या हो रहा था? डॉक्टरों के पास कोई और चारा नहीं था। वो बस आराम पहुंचाने वाली दवाइयां दे सकते थे। रोजी के पति हताश हो चुके थे। आखिरी उम्मीद के तौर पर उसने एक पादरी से सलाह लेने का फैसला किया। मैं एक चमत्कार की उम्मीद कर रहा था। मैंने उसके लिए प्रार्थना की, कुछ भी जो उसे बचा सके। बूढ़े पादरी ने ध्यान से सुना। वो अपने कम रोशनी वाले कमरे में बैठे थे। हवा में अगरबत्ती की खुशबू थी। जोसेफ ने अपने दिल की बात बताई। उसने रोजी के डरावने सायों के बारे में बताया। उसने उसकी बिगड़ती सेहत के बारे में बताया। पादरी का चेहरा गंभीर हो गया। एक प्राचीन खून चूसने वाली आत्मा, एक बेचैन आत्मा जो भटकने को अभिशप्त है, एक बुरी शक्ति रोजी के जीवन शक्ति को खा रही है। ये आत्मा किसी वस्तु से बंधी हुई है, कुछ ऐसा जो रोजी के पास है। इस श्राप को तोड़ने का एक ही तरीका है, उसे किसी और को देना। जोसेफ डर गया। वो किसी और को इस अभिशाप का शिकार होते हुए नहीं देख सकता था। लेकिन रोजी मर रही थी, समय कम था, उसे एक भयानक फैसला लेना था। जोसेफ को कुछ याद आया। रोजी को हाल ही में एक तोहफा मिला था, एक हाथ का शीशा। उसके ड्राइवर की तरफ से तोहफा। पादरी ने गंभीरता से सिर हिलाया। ये आत्मा शीशे से बंधी होगी, आपको इसे देने वाले को वापस करना होगा। जोसेफ तेजी से रोजी के फ्लैट पर वापस गया। उसने ड्राइवर से बात की। ड्राइवर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने मना करने की कोशिश की, लेकिन जोसेफ उसकी आंखों में अपराध बोध देख सकता था। कांपते हाथों से ड्राइवर ने कबूल किया। मैंने शीशा चुराया था, मैं इसे बेचना चाहता था, लेकिन जब मुझे इसकी असली प्रकृति का एहसास हुआ तो मैंने इसे रोजी को दे दिया, इस उम्मीद में कि मैं इस श्राप से बच जाऊंगा। जोसेफ घृणा से भर गया। जैसे ही वो सुन रहा था, उसने कुछ अजीब देखा। ड्राइवर का चेहरा बदल रहा था। वो कमजोर होता जा रहा था। उसकी त्वचा पीली और ढीली हो रही थी, जैसे शरीर में खून बचा ही न हो। श्राप का असर हो गया था। ड्राइवर की बेटी जो उसके पैरों पर खेल रही थी ने ऊपर देखा। उसकी मासूम आंखें वहीं डर दिखा रही थीं। वो डर से लाल हो गई। बताया जाता है कि आज भी ये खून चूसने वाली चुड़ैल उसकी बेटी को दिखती है। क्या आप भी ऐसे किसी सफर में चुड़ैल से मिले हैं? हमें अपनी कहानी बताइए, कमेंट करिए।